हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 का अपना नेक्स्ट यूनिट, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अभी इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं फ्लूइड्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने चैप्टर को। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने इतने सारे अपने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 9 तक, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स तक। तो अगर तुम लोगों ने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है एंड अगर इसमें से कोई एक चैप्टर तुम देखना चाहते हो तो तुम हमारी क्लास 11 फिजिक्स की प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये रहा प्लेलिस्ट एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर यूट्यूब पे सर्च करके देखना चाहते हो तो क्लास 11 फिजिक्स बाय एम्पलीफाई लर्निंग सर्च कर लेना जाके यूट्यूब सर्च में, तो तुम्हें ये वाला प्लेलिस्ट वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से। क्योंकि इस चैप्टर का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, ये पूरा सिलेबस तुम्हारे चैप्टर का देख सकते हो यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को या इस पूरे यूनिट को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ रहे होंगे। जैसे कि पार्ट 1 सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड प्रेशर के बारे में, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। फिर उसके बाद जब लिक्विड फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ लिक्विड्स हम पढ़ रहे होंगे पार्ट 2 में। उसके बाद पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे अबाउट सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। इस तरह मैंने पूरे इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में, ताकि तुम लोग के लिए भी इस चैप्टर को समझना आसान हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने फर्स्ट पार्ट के साथ, विच इज फ्लूइड प्रेशर। सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है कि फ्लूइड एक्चुअली होता क्या है। अब कई बच्चों के मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि फ्लूइड्स हम सिर्फ लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। फ्लूइड्स हम हर उस सब्सटेंस को कह सकते हैं जो फ्लो कर सकता है, राइट। एंड मोस्टली ये तुम्हारे लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं। गैसेस भी फ्लो करती हैं भाई, जब कोई तूफान आता है वहां पे हवाएं चलती हैं तो वो फ्लो ही तो कर रही होती है, एयर। तो यहाँ पे गैसेस एंड लिक्विड्स ये दोनों ही क्या है, ये तुम्हारे फ्लूइड्स हैं। एनीथिंग, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये एक इनकी खासियत है फ्लूइड्स की। एंड नेक्स्ट, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में हम इनको रखेंगे उस कंटेनर के अकॉर्डिंग ये शेप ले लेते हैं। एंड दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, यही बनाती है फ्लूइड्स। फ्लूइड वर्ड जो है इसका रूट वर्ड ही है फ्लो। तो जो चीजें फ्लो कर सकती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। एंड ऑब्वियस सी बात है सॉलिड्स तो फ्लो करेंगे नहीं। यहाँ पे हमारे लिक्विड्स एंड गैसेस ये दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ्लो कर सकते हैं एंड इसीलिए इन्हीं को बोला जाता है फ्लूइड्स। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड मेनली जो हमारे यहाँ पे फोकस रहेगा ज्यादा वो रहेगा लिक्विड्स के ऊपर, लेकिन इनिशियली हम यहाँ पे लिक्विड एंड गैसेस दोनों की ही बात कर रहे होंगे। तो चलो आई होप इतना समझ में आ गया होगा अभी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थ्रस्ट और प्रेशर। ये दो टर्म्स हैं, समझ लेना। फ्लूइड थ्रस्ट और फ्लूइड प्रेशर, बात हुई है थ्रस्ट और प्रेशर की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे फ्लूइड थ्रस्ट पूरा पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसे थ्रस्ट पढ़ के भी काम चला सकते हो, उतने से भी काम चल जाएगा। थ्रस्ट का सिंपल सा मतलब होता है फोर्स, कितना बल या फिर कितना फोर्स आप लगा रहे हो किसी चीज के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो, द टोटल नॉर्मल फोर्स, फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, अंडरलाइन कर देता हूं मैं तुम लोग के लिए। द टोटल नॉर्मल फोर्स, ये फोर्स की बात हो रही है थ्रस्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। फ्लूइड थ्रस्ट की बात है तो फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा है एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस इन कांटेक्ट। तो किसी कांटेक्ट सरफेस पे कोई फ्लूइड कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, वही क्या हो जाता है, वो तुम्हारा हो जाता है फ्लूइड थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट का मतलब सिंपल फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है वो है तुम्हारा फ्लूइड थ्रस्ट, इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड ऑन दैट सरफेस। तो यही तुम्हारा फ्लूइड थ्रस्ट हो गया। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर की। प्रेशर शायद तुम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पहले पढ़ा हो, दैट प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है। जैसे मान लो मेज के ऊपर तुम खड़े हो जाओ तो तुम मेज के सरफेस के यानी कि टेबल टॉप के ऊपर अपना फोर्स लगाओगे। वहां पे जो टेबल का सरफेस है वो प्रेशर कुछ एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो वहां पे सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लिक्विड्स के प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें लिक्विड प्रेशर क्या होगा, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, इट इज कॉल्ड प्रेशर। यहाँ पे कोई लिक्विड अपने से कांटेक्ट वाली सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यही हो जाता है फ्लूइड प्रेशर। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लग रहा है, कितने सरफेस एरिया पे लग रहा है, फोर्स को यहाँ पे सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, फोर्स पर यूनिट एरिया, वही क्या निकल के आ जाएगा, प्रेशर। एंड प्रेशर का जो हमारा यूनिट निकल के आएगा, यूनिट देखते हैं क्या निकलेगा, फोर्स न्यूटन में होगा एंड जो एरिया निकालोगे अगर एसआई यूनिट में रख रहे हो तो यहाँ मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल, एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का हो गया और इसका मीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। ये उन साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रखा गया है जिन्होंने इसको फाइंड किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था, राइट। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद
अ कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेयर। एक और इसका यूनिट होता है जो कॉमनली हम यूज करते हैं, विच इज एटीएम या एटमॉस्फेयर। ये समझना ज़्यादा आसान इसलिए होता है बिकॉज हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं, मान लो हम अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं, हम किसी पहाड़ी एरिया में नहीं रहते हैं, हम किसी समुद्र की गहराइयों में नहीं रहते हैं, हम अर्थ के सरफेस में मान लो रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो एक्सपीरियंस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है 1 एटीएम। इसको हमने लेबल कर दिया है 1 एटीएम प्रेशर। सो 1 एटीएम का मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम मान लो किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाएं जहां पे इसका दुगना प्रेशर हम एक्सपीरियंस करने लगे, सो हम कहेंगे 2 एटीएम प्रेशर हमें अप्लाई हो रहा है। सो एटीएम थोड़ा समझने में आसान हो जाता है, एटीएम भी एक यूनिट होता है, ये एसआई यूनिट नहीं है एटीएम, ध्यान रखना। एसआई यूनिट तुम्हारा पास्कल ही होता है, लेकिन कई जगहों पे हम एटीएम वाले प्रेशर यूनिट का भी यूज करेंगे बिकॉज एटीएम समझना थोड़ा आसान होता है। अब इस एटीएम को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसका भी वैल्यू देखो मैंने दे रखा है कि जो 1 एटीएम प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये कन्वर्जन याद रखना बिकॉज कई बार क्वेश्चंस में तुम्हें पास्कल में प्रेशर निकालना होगा, उसके बाद उसको एटीएम में कन्वर्ट करना होगा, या फिर क्वेश्चन में तुम्हें एटीएम में प्रेशर दे रखा होगा एंड एसआई में तुमसे अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू का यूज करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। सो दिस इज फ्लूइड थ्रस्ट एंड फ्लूइड प्रेशर। चलो बढ़ते हैं भी आगे। सो अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे है A 50 kg girl wearing high heels shoes balances on a single heel। तो एक लड़की है जिसने हील्स पहने हुए हैं। हील्स में तुम सब लोग को पता होगा ऐसे शू के पीछे एक नोक होती है, तो उस नोक की वजह से कितना प्रेशर नीचे एक्सर्ट हो रहा है सरफेस के ऊपर, हमें ये निकालना है। आगे देखो, द हील इज सर्कुलर विद अ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो हील का जो बॉटम है, जो बेस है, वो तुम्हारा सर्कुलर शेप का है एंड उसका डायमीटर हमको कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सो अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर का है तो रेडियस इसका आधा है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्कुलर शेप है, ध्यान रखना, यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। सो यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर शेप है तो जो बेस का एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? तो एक बार चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही हम लगाएंगे और प्रेशर सिंपल यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको खुद से निकाल के देखो, फिर उसके बाद आंसर यहाँ से मैच कर लेना। तो आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन एक बार लगाने की कोशिश जरूर से की होगी। एंड चलो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, इसका खुद का वजन कितना है, मास दे रखा है लड़की का कितना 50 केजी उसका वजन है, और यहाँ पे इस मास की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो हम निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू mg से। सो F इज इक्वल टू mg लगाया, मास दिया है 50 और g का वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये न्यूटन में कन्वर्ट होकर आ जाएगा 490 न्यूटन। सो लड़की का टोटल कितना फोर्स लगेगा अर्थ की सरफेस पे, वो है 490 न्यूटन। फोर्स तो आ गया, अब हमें एरिया देखना है कि जो हील का नीचे बॉटम वाला एरिया है वो कितना है, तो वो हो जाएगा सिंपल पाई आर स्क्वायर। अभी हम फॉर्मूला में रख देंगे, तो यहाँ पे सिंपल लगाओ एफ पी इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो यहाँ पे फोर्स हमारा है 490 न्यूटन, नीचे एरिया रखना है पाई आर स्क्वायर, फिर 490 पाई का वैल्यू रखा, आर का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, इसका हाफ कर दोगे रेडियस मिलेगा जो कि आएगा 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको एसआई में आंसर चाहिए, एसआई यूनिट में, तो इसीलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड भी कर दिया है और फिर आर का स्क्वायर करना था तो यहाँ स्क्वायर भी लगा दिया है। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कितना जल्दी तुम इस चीज को सॉल्व कर पाते हो। अगर आईएससी बोर्ड में हो तो कैलकुलेटर का यूज करके निकाल सकते हो सिंपल, एंड अगर सीबीएसई बोर्ड में हो तब फिर तुम्हें मैन्युअली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेना है एक बार, एंड इसका आंसर तुम्हारा निकल के आएगा 6.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा तुम्हारा प्रेशर। इसको तुम पास्कल भी कह सकते हो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हो, राइट। सो आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार देख लो, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के बेशक पूछ सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसके बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। चलो भी इसको देखते हैं। सो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे एक वाटर टैंक है, एंड इस वाटर टैंक के अंदर हमने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कुछ रख दिया है जो बीच में ऐसे तैर रहा है। सो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है इस चीज का कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उस प्रेशर को निकालने का हमें यहाँ फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे ध्यान से समझना। मान लो एक टैंक है वाटर का, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी या फिर कोई और भी यहाँ लिक्विड तुम इमेजिन कर सकते हो, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे वाटर को ले लिया है। तो यहाँ पे वाटर के अंदर हमने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्लोट करा दिया है अंदर
वाटर के अंदर है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे वाटर फ्लूइड है तो फ्लूइड प्रेशर ये अप्लाई करेगा कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेफ्ट और राइट प्रेशर आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। सो लेफ्ट और राइट वाला प्रेशर तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा जो कि कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऊपर तुम्हारा डेप्थ कम है। नीचे यहाँ पे प्रेशर फ्लूइड का ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। ये भी मैं आगे और इसके बारे में बात करूंगा। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तुम्हारा फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर P1 होगा जो कि कम होगा, बट जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, डेप्थ बढ़ती जाएगी, यहाँ पे P2 का वैल्यू ये काफी ज्यादा होगा। तो इस एरो को थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ। P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 कितना होगा ये हमको निकालना है। तो देखते हैं कैसे आएगा ये। सो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं ना कि यहाँ पे कैसे तुम प्रेशर निकालोगे, फाइंड कैसे करोगे। सो उसके लिए तुम्हें फोर्स चाहिए होगा पहले कि कितना फोर्स यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हमें मास नहीं पता, एक्चुअली हमें फ्लूइड का मास चाहिए। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना मास प्रेजेंट है, तो मास के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मास को वॉल्यूम से रिलेट करता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो मास की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे जी का वैल्यू, अब यहाँ पे ध्यान देना, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? वॉल्यूम। सो बस वॉल्यूम की जगह हमने रख दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह मैंने हाइट यहाँ मान लिया, बिकॉज जितनी हाइट का ये ऑब्जेक्ट होगा वही इसकी क्या है, वही इसकी लेंथ हो गई। तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाय H हमें दे देगा वॉल्यूम। आगे डेंसिटी के लिए मैंने रो सिंबल का यूज किया है, एंड G यहाँ पे एज इट इज G के फॉर्म में हमने रख दिया है। अब अगर इस A को जो इधर मल्टीप्लाई में है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाएं तो ये क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में लग जाएगा। सो ये हो जाएगा F अपॉन A इज इक्वल टू H टाइम्स रो टाइम्स G, H रो G, ठीक है। अब यहाँ पे F अपॉन A ये क्या होगा? ये तुम्हारा होता है प्रेशर का फॉर्मूला। सो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर, एंड इसकी जगह हम रख देंगे P। सो प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया? H रो G, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम लोग ध्यान रखना। यहाँ पे इसको मैं रेक्टेंगल में कर देता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका हम न्यूमेरिकल्स में भी काफी ज्यादा यूज करेंगे, एंड बेसिकली इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बता क्या रहा है। हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकाल सकते हैं लिक्विड के अंदर, अगर हमें क्या क्या पता हो, हमें हाइट पता हो, मतलब कितना गहराई पे हमें लिक्विड में प्रेशर को निकालना है, एंड उसके अलावा हमें लिक्विड का डेंसिटी पता होना चाहिए और जी का वैल्यू पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कितना है। सो ये तीन चीजें अगर हमें पता होंगी, सो हम लिक्विड के अंदर किसी भी गहराई पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो आराम से निकाल सकते हैं। सो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे इस फ्लूइड के अंदर हमारा ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो कुछ प्रेशर P1 यहाँ पे लग रहा होगा, कुछ प्रेशर P2 यहाँ पे लग रहा होगा। दोनों का ही जो प्रेशर है, प्रेशर का वैल्यू है, वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो अगर यहाँ पे हम P2 माइनस P1 निकालें तो क्या आएगा देखना। यहाँ पे P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो कुछ इसका डेप्थ होगा, कुछ इसका डेप्थ होगा। इसका डेप्थ मान लो H1, इसका डेप्थ मान लो H2। तो H2 माइनस H1 अगर करेंगे तो वो तुम्हारा इसकी हाइट दे देगा। सो कहीं ना कहीं फॉर्मूला में रख के P2 माइनस P1 का वैल्यू H2 रो G माइनस H1 रो G करके रखोगे, सो रो और G तो कॉमन आ जाएंगे, क्या मिलेगा? H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 तुम्हारा निकल के क्या आएगा? यहाँ मैं करके बता देता हूँ। इस डेप्थ को मान लो H1 और इस वाली डेप्थ को मान लो, इस वाली डेप्थ को मान लो H2। तो यहाँ पे H2 माइनस H1 जब करोगे, H2 माइनस H1 ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? इस H के बराबर। That will give you this H। तो H2 माइनस H1 की जगह हमने ले लिया H, एंड क्या आ गया? सिंपल H रो G। तो अगर तुम्हें प्रेशर डिफरेंस निकालना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी कि नेट प्रेशर निकालना है कि बॉडी के ऊपर नेट प्रेशर कितना लग रहा है, सो दैट इज इक्वल टू सिंपल H रो G, यानी कि P इज इक्वल टू H रो G निकल के आ जाता है। सो आई होप ये बात समझ में आई होगी। सो किसी भी सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या सिलेंड्रिकल या कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर नेट प्रेशर कितना लग रहा है, फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है, वो हम सिंपल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, H टाइम्स रो टाइम्स G, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो नेक्स्ट इसके बाद अभी हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं इसी चीज के ऊपर, एंड चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। सो यहाँ पे हमसे कह रहा है क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। सो एटमॉस्फेयर यानी कि जो हवा की डेंसिटी है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो 1.29 kg पर मीटर क्यूब हमें दे रखा है। फिर आगे है
अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद ऑल्टीट्यूड। अज्यूम करो कि सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है वो सेम डेंसिटी का है, कहीं पे भी डेंसिटी बदल नहीं रही है, बट ऐसा रियल में नहीं होता। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम मान लेते हैं कि ऑल्टीट्यूड के बदलने पे ये डेंसिटी नहीं बदलेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, बट ऐसा रियल में नहीं होता, ध्यान रखना है। चलो आगे है, देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। सो यहाँ पे हमको हाइट निकालना है कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। हाइट तुमको फाइंड करना है, डेंसिटी रो का वैल्यू तुमको दे रखा है, जी का वैल्यू 9.8 यूज कर लेना, और बाकी प्रेशर अर्थ सरफेस पे ये एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाएगा ये मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है, यानी कि 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल, अगर एसआई में देखें तो हमें ये चीज पता है। तो हाइट हमें निकालनी होगी यहाँ पे, तो अगर ये हाइट निकालेंगे तो कितनी आएगी, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से निकाल के देखो, P इज इक्वल टू एच रो जी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके एक बार देखना। चलो अगर कर लिया है क्वेश्चन तो इसको यहाँ से तुम लोग मिला सकते हो। सबसे पहले हमको दिया है डेंसिटी एटमॉस्फेयर का, उसको मैंने लिख लिया। हाइट हमको निकालना है, जी का वैल्यू 9.8 हम यूज करेंगे, क्वेश्चन में अलग से दे नहीं रखा है, बट जहां भी नहीं दे रखा होगा क्लास 11th में जी का वैल्यू हमेशा 9.8 हमको यूज करना है। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज पता है दैट अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm का, अभी मैंने तुमको बताया, तो यहाँ पे इसका हम यूज कर लेंगे। सो प्रेशर इज इक्वल टू, हम 1 atm में यूज नहीं करेंगे, हमें इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करके यूज करना पड़ेगा। सो 1 atm बराबर कितना होता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, तो इसका यूज कर लो, इज इक्वल टू H टाइम्स रो का वैल्यू हमको दे रखा है 1.29, डेंसिटी हमको एटमॉस्फेयर की दे रखी है, इसका वैल्यू रख दिया, और जी का वैल्यू 9.8 रख दिया। बस यहाँ पे अब H को सब्जेक्ट बना के फॉर्मूला सॉल्व कर लो, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 1.29 डिवाइड में आ जाएगा, 9.8 डिवाइड में आ जाएगा, एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8012.9 मीटर्स, और अगर इसको किलोमीटर में देखोगे तो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास ये आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर 8 किलोमीटर ऊपर तक ये एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करेगा, बट रियलिटी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना यहाँ एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करेगा, कितनी हाइट तक, 8 किलोमीटर ऊपर तक हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करेगा, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अभी आगे, एंड इसके बाद नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर की। ये दोनों चीजें क्या होती हैं इसके बारे में समझते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए या किसी भी प्रेशर को नापने के लिए, बेसिकली खासकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम एक गेज का यूज करते हैं या एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर। एक और डिवाइस का भी यूज हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे मर्करी बैरोमीटर की हम बात करेंगे। मर्करी बैरोमीटर में क्या होता है, इस तरह ऐसे एक वेसल होता है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब इस तरह लगा होता है वर्टिकली, एंड इसके अंदर हम मर्करी कुछ भर देते हैं इस तरह। अब यहाँ पे समझना होता क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर तुम्हारा बढ़ता जाएगा, प्रेशर क्या करेगा, इस मर्करी को ढकेलेगा, और ये तुम्हारा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला मर्करी है ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इसका जो फॉल है वो कम होगा। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर हमारा कम होता है, प्रेशर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो कम पड़ गया, पहले इतना था, मान लो थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम पड़ा, तो होगा क्या कि ये मरकरी तुम्हारा टेस्ट ट्यूब में नीचे फॉल हो जाएगा, और ये कितना नीचे फॉल होता है इसी का यूज करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर करंट में कितना है, करंटली उसका वैल्यू कितना है। तो ये हम कैसे निकालते हैं इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। चलो ये भी हम एच रो जी से ही निकालते हैं। बेसिकली प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, यहाँ डेंसिटी किसका यूज करोगे, मरकरी का डेंसिटी यूज करोगे, और कितना ये डेप्थ तक फॉल करा है यही तुम्हारा एच का वैल्यू हो जाता है, और यहाँ से तुम प्रेशर निकाल सकते हो कितना प्रेशर में चेंज आया है, राइट। चलो, द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, दिस इज 1 atm, यानी कि 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एक यूनिट एरिया ले लो और उस यूनिट एरिया के ऊपर एक एयर कॉलम पूरा इमेजिन करो, तो इस यूनिट एरिया के ऊपर जितनी भी हवा है, ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करेगा इस कॉलम में, वो सारा का सारा एयर कितना ज्यादा यहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो पूरा का पूरा एयर कॉलम कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जमीन पे पर यूनिट एरिया, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप रिलेट कर सकते होगे ये चीज।
चलो अब यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर की और गेज प्रेशर की हम बात कर लेते हैं। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, देखो किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो हम पानी की गहराई में गए तो क्या होगा, वाटर के सरफेस पे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहे हैं, और हम पानी की सरफेस के मान लो नीचे गए तो वहां पे पानी भी हम पे प्रेशर लगाएगा। ये मैं बना के बता देता हूँ तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। मान लो यहाँ से हमारा कोई वाटर बॉडी चालू हो गई, हम यहाँ पे सबमरीन लेके जा रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे होगा क्या कि इस पानी के ऊपर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ये PA मान लेते हैं। एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है पानी पे। सबमरीन लेके हम अंदर गए, ये हमारी सबमरीन है। इस सबमरीन पे क्योंकि हम पानी के अंदर लेके गए हैं, पानी यानी कि फ्लूइड भी इस पे प्रेशर लगाएगा। फ्लूइड तो खैर एयर और ये दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड जो हमारा वाटर है वो भी इस पे कुछ प्रेशर लगाएगा। वाटर प्रेशर मान लो ऐसे लगा रहा है, वाटर तो चारों तरफ से ही प्रेशर लगाएगा, इधर से इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर लगेगा तुम्हारी इस पनडुब्बी पे यानी सबमरीन पे, वो हो जाएगा PA, यानी कि ये जो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, प्लस जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, डेप्थ की वजह से फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा, वो दोनों ऐड कर दोगे तब वो मिलेगा तुम्हें एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि टोटल एक्चुअली कितना प्रेशर लग रहा है तुम्हारी सबमरीन पे, ये तुम तब फाइंड कर पाओगे। सो जहां पे भी एब्सोल्यूट प्रेशर की बात होगी, ध्यान रखना वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो तुम्हारा लिक्विड की वजह से जितना डेप्थ पे तुम जाते होगे वैसे वैसे तुम्हारा वहां पे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। सो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेप्थ की वजह से कितना ज्यादा लिक्विड तुम्हारा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो भी ऐड कर दोगे, तब क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला। अब कहीं कहीं पे तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गेज प्रेशर बताओ, यानी कि डिवाइस पे कितना प्रेशर तुम्हें शो होगा। तो गेज प्रेशर के केस में क्या होता है, हम P में से यानी कि टोटल जो तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर है उसमें से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर गायब कर देते हैं, 1 atm वहां पे से कम कर देते हैं प्रेशर। सो 1 atm यानी कि PA कम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना, ये एब्सोल्यूट प्रेशर की मदद से हम निकाल सकते हैं। दैट यहाँ पे सबसे पहले टोटल प्रेशर निकाला जाएगा और फिर उसमें से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे, ये गेज प्रेशर होता है, ठीक है। सो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला एटलीस्ट इसका याद रखना, बिकॉज अभी हम नेक्स्ट इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। एक बार मेरा सजेशन यही रहेगा दैट वीडियो को एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करो, बिकॉज फॉर्मूला मैंने बता दिया है, बस उसमें वैल्यू को रख के सॉल्व करना है। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो फिर यहाँ से चेक कर लेना आंसर। तो चलो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप तुम लोगों ने सॉल्व जरूर से किया होगा इसको। सो यहाँ क्वेश्चन है, एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, इतनी डेप्थ पे इन एन ओशियन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो पहले पार्ट में हमसे सीधे सीधे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है, कितना, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई पे जाके कितना एब्सोल्यूट प्रेशर तुम्हें महसूस होगा ओशन के अंदर, वो हमें निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, PA प्लस रो GH। PA यानी कि एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है समुद्र के सरफेस के ऊपर, और फिर लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा पनडुब्बी के ऊपर 1000 मीटर नीचे जाके, वो हम दोनों ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू PA प्लस रो GH। PA यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फ्लूइड प्रेशर कितना लगाएगा उतनी गहराई पे, वो भी हम ऐड करेंगे इसमें। तो PA कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm, यानी कि 1.013 इंटू 10 to the power 5, बट आसानी के लिए हम सिर्फ 1.01 भी ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान रहे, बिकॉज CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने आसान वैल्यू ली है ताकि इसको तुम लोग मैनुअली भी सॉल्व कर सको बिना कैलसी की मदद से। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। PA हमारा हो गया 1.01, 3 नहीं लिया है मैंने, तो 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। प्लस आगे यहाँ पे हम लेंगे रो GH। रो हमारा कितना है, डेंसिटी हमको दे रखा होगा, देखो द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.03 इंटू 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। SI यूनिट में ही है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 1.03 इंटू 10 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर G का वैल्यू 10 दे रखा है, क्वेश्चन में मेंशन है 10 इसलिए हम 10 यूज करेंगे, तो G का वैल्यू 10 हो गया। देन उसके बाद कितना गहराई तक, कितना डेप्थ तक हम नीचे जाएंगे, वो H का वैल्यू वो हमें शुरुआत में ही दे रखा है, डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, तो 1000 मीटर सीरीज हम यूज कर लेंगे, सारी वैल्यू SI यूनिट में ही दे रखी हैं। तो बस इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे, एंड ये हमारा आ जाएगा 104.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। इसको सिर्फ 104 भी ले सकते हो राउंड ऑफ करके, है ना। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 104 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। अब यहाँ पे अगर इसको ATM में कन्वर्ट करना है
तो 1.01 इंटू 10⁵ से डिवाइड कर दो सिंपल इसको, ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा 104 ATM। ठीक है, सो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द गेज प्रेशर। सेकंड पार्ट में हमसे गेज प्रेशर पूछा है, तो गेज प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस PA। तो गेज प्रेशर के लिए सिंपल बी पार्ट में P इज इक्वल टू हो जाएगा P माइनस PA। टोटल प्रेशर कितना आया है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो, ये तुम्हें दे देगा गेज प्रेशर। देखते हैं, तो यहाँ पे P हमारा हो जाएगा 104, मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिया है, तो 104 इंटू 10⁵ पास्कल, ये तुम्हारा है जो टोटल प्रेशर था वो, माइनस इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे, यानी कि 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1.013 होता है, बट इसको राउंड ऑफ करके ही मैंने ले लिया है ताकि सॉल्व कर सके जल्दी से। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 103 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। एंड अगर इसको तुम ATM में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 1.013 इंटू 10⁵ से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 103 ATM अप्रॉक्स। तो इतना आ जाएगा। ऊपर देख लो, जो हमने ए पार्ट में टोटल प्रेशर निकाला था एब्सोल्यूट वाला, वो आया था 104 ATM, एंड जब हमने यहाँ पे गेज प्रेशर निकाला है तो वो उससे 1 ATM कम आया है, यानी कि 103 ATM। तो इससे हमें पता भी चल रहा है दैट 1 ATM का ही यहाँ पे फर्क है। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। लास्ट पार्ट में देखते हैं हमें क्या निकालना है, एक सी पार्ट भी इसमें है। सो इसके बाद है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन। एक सबमरीन है, उसके विंडो पे कितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स पूछा गया है, उसके विंडो पे कितना फोर्स लग रहा है, उसका एरिया हमको देखो दे रखा है 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ, द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि सबमरीन के अंदर का जो प्रेशर है वो 1 ATM का बना के रखा गया है, मेंटेन किया गया है नॉर्मल सरफेस के अकॉर्डिंग। फिर जब हम सबमरीन को एक गहराई पे ले गए, कितनी गहराई पे ले गए, जो हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखी थी 1000 मीटर गहराई पे जब हम ले गए, तो उसकी खिड़की पे कितना प्रेशर लगेगा ये हमको निकालना है। यानी कि क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन ए, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फोर्स हमको निकालना है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू ए को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया तो हम निकाल लेंगे, खिड़की का हमें सारा डायमेंशन दिया है 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, विंडो का एरिया हमें पता है, लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर कौन सा यूज करेंगे ये हमको यहाँ पे देखना है। हमें ये पता है कि सबमरीन के अंदर का जो प्रेशर है वो 1 ATM, बाहर का टोटल प्रेशर कितना है वो हमारा है 104, ये वाला जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। तो 104 में से 1 ATM माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 103 ATM। जो यहाँ पे गेज प्रेशर है हम उसका यूज करेंगे। सो यहाँ पे प्रेशर के लिए लोगे 103 ATM, या फिर उसको अगर पास्कल में कन्वर्ट करना चाहो 103 इंटू 10⁵, ये वाला यूज करोगे। सो दिस प्रेशर, इतना प्रेशर वहां पे लग रहा होगा खिड़की पे, बिकॉज अंदर से तो 1 ATM उसको नेग्लेक्ट ही करा रहा है ना, और टोटल प्रेशर 104 का लग रहा है। सो नेट प्रेशर उस खिड़की पे कितना आएगा, 104 माइनस 1, यानी कि 103 लगेगा प्रेशर खिड़की के ऊपर, राइट। सो यहाँ पे ये हमारा प्रेशर हो गया, मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 इंटू 20 और डिवाइड बाय 100 करेंगे दोनों के नीचे, ताकि उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 4.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन। सो इतना फोर्स लगेगा उस सबमरीन की खिड़की के ऊपर। सो आई होप ये वाला पार्ट भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सो एक बार देख लो इस पूरे क्वेश्चन को, एंड कहीं पे भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर से पूछ सकते हो। वैसे तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसके बाद बढ़ते हैं अभी आगे, एंड नेक्स्ट अभी देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। अगेन सजेशन यही है कि इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले अपने आप से रीड करो, एंड एक बार अपने आप से इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर से करो। सो चलो करते हैं अभी। आई होप तुम लोगों ने पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश की होगी। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर। ऑफशोर स्ट्रक्चर का मतलब समुद्र में मतलब शोर से किनारे, समुद्र के अंदर ये स्ट्रक्चर हमने लगाया है। सो ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू विदस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10⁹ पास्कल। तो एक ऑफशोर स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है ऑफशोर, जो कि इतना मैक्सिमम प्रेशर, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस वाला प्रेशर, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सेम होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे इतना प्रेशर ये झेल सकता है स्ट्रक्चर। सो आगे हमसे क्वेश्चन कहा गया है, इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन द टॉप ऑफ अ ऑयल वेल इन द ओशन। सो हमसे सवाल ये किया गया है
क्या इस स्ट्रक्चर को हम एक ऑयल वेल के ऊपर रख सकते हैं? मतलब क्या ये इतना स्ट्रेस तो झेल पाएगा, इतना तो हमको पता है। क्या इसको ऑयल वेल के ऊपर अगर रखेंगे तो क्या ये टूटेगा नहीं, ये हमको बताना है। क्या वहां रखा जा सकता है बिना टूटे, क्या वहां पे काम करेगा? तो आगे क्वेश्चन में देखें और हमें क्या दिया हुआ है, टेक द डेप्थ ऑफ ओशियन बी रफली 3 किलोमीटर। हमको यहाँ पे डेप्थ दे रखी है 3 किलोमीटर की, हमें डेप्थ दे रखी है, तो 3 किलोमीटर को हम मीटर्स में तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, 3000 मीटर्स हो जाएगा। एंड इस डेप्थ के अलावा और हमें यहाँ पे डेंसिटी भी दे रखा है पानी का 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और ओशियन करेंट्स को हमें इग्नोर करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ प्रेशर को ही कंसिडर करना है कि लिक्विड की वजह से जितना प्रेशर लग रहा होगा, क्या ये स्ट्रक्चर इतना काबिल है कि वहां पे लिक्विड का प्रेशर झेल पाएगा, तो यही हमें निकालना है। ध्यान रखना कि जब प्रेशर इज इक्वल टू ρgh करके निकालोगे तो ये प्रेशर का वैल्यू मत यूज करना, बिकॉज ये जो प्रेशर है ये तुमको दे रखा है कि मैक्सिमम इतना प्रेशर तुम्हारा स्ट्रक्चर झेल सकता है, विदस्टैंड कर सकता है। तो तुम प्रेशर निकालोगे कि लिक्विड तुम्हारा कितना प्रेशर नीचे एग्जर्ट कर रहा है। अगर तुम्हारा लिक्विड वाला प्रेशर इस प्रेशर से कम आएगा तब तो तुम्हारा सॉलिड वाला स्ट्रक्चर वहां पे विदस्टैंड कर ले जाएगा, लेकिन अगर लिक्विड प्रेशर इस लिमिट से ज्यादा निकल गया तब तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बेकार है, वहां पे तुम नहीं लगा सकते हो इसको। तो यही हमको करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। मान लो ये ओशियन है, इसके नीचे एक ऑयल वेल है, मतलब एक ऑयल जहां से हम निकालते हैं, ऑयल वेल हमने खोदा हुआ है, तो इसी के ऊपर ये स्ट्रक्चर रखना है। तो यहाँ पे इस सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर ये फ्लूइड यानी कि ओशियन वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है वो पहले हमको निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगा ये। सिंपल, हमको प्रेशर निकालना है, फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू ρgh। तो बस लगा दो। यहाँ पे हमको डेंसिटी दे रखा है और डेप्थ दे रखा है कितना, हमें 3 किलोमीटर नीचे यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे प्रेशर एट बॉटम ऑफ द ओशन कितना होगा वो देखो, P इज इक्वल टू ρ टाइम्स G टाइम्स H। रो का वैल्यू 10⁻³ दे रखा है, G का वैल्यू 9.8 नहीं दिया है तो 9.8 यूज कर लो। फिर उसके बाद हाइट यानी कि डेप्थ कितना, गहराई में हम जा रहे हैं 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 2.94 इंटू 10⁻7 पास्कल। इतना हमारा फ्लूइड का प्रेशर आ गया। अच्छा, मैक्सिमम कितना प्रेशर स्ट्रक्चर हमारा झेल सकता था, 10⁹ पास्कल। 10⁹ झेल सकता है स्ट्रक्चर। फ्लूइड कितना लगा रहा है 10⁷ ऑर्डर का, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लूइड प्रेशर कम है और हमारा स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेशर झेल सकता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टैंड कर सकता है, विदस्टैंड कर जाएगा इस प्रेशर को, और इसको हम वहां लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस लिक्विड प्रेशर इज लेस देन व्हाट अ स्ट्रक्चर कैन बेयर। सो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर विदस्टैंड कर सकता है, सो हमारा आंसर हो जाएगा यस, द स्ट्रक्चर कैन विदस्टैंड इन द ऑयल वेल। सो यहाँ पे इसी से तुम लोग आंसर लिख सकते हो, द स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन द टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन। तो यस हमारा आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर सुटेबल है, हम वहां पे उसको रख सकते हैं। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, एंड विच इज पास्कल्स लॉ। सो पास्कल बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, उनका फोटो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। उनका पूरा नाम था ब्लेज पास्कल एंड ही लिव्ड फ्रॉम 1623 टू 1662। एंड जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं के नाम के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पे ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट सेम हाइट। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लिक्विड प्रेशर अगर सेम हाइट पे अगर हम मेजर करें तो वो सेम रहता है। और इसको एक और तरह से भी आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, दैट अगर किसी लिक्विड को हम एनक्लोज कर दें, एक एनक्लोज लिक्विड मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, और उस पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वहां पे इन एन एनक्लोज लिक्विड इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, एक पार्ट में भी तुम अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे ऑफ द लिक्विड, देन इट इज ट्रांसमिटेड इक्वल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। सो अगर हम किसी एनक्लोज लिक्विड में एक जगह पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, एंड यही हमारा पास्कल्स लॉ बताता है। आई होप समझ में आया होगा। अभी इसको एक डायग्राम की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये एक इस तरह का वेसल हमने लिया है और इसमें कई सारे ओपनिंग्स हैं जहां से हमने वेसल्स को ऐसे जोड़ दिया है। सो अगर यहाँ पे किसी भी एक ओपनिंग पे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा तुम्हारा सारे के सारे पाइप्स में, एंड इक्वली ये हर पाइप में तुम्हें देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर तुम 10 पास्कल का प्रेशर लगाओगे तो सभी पाइप्स में तुम्हें 10 पास्कल्स का फ्लूइड प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये प्रेशर तुम्हारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे इस एनक्लोज्ड फ्लूइड में। सो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अभी इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं रियल लाइफ में वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे इसको जो मैं बता देता हूँ, पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा।
दैट यहाँ पे प्रेशर दो पॉइंट्स पे हम सेम ले लेंगे, P1 इज इक्वल टू P2, कोई भी दो पॉइंट्स तुम यहाँ कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे तुमको प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा F1 अपॉन A1, सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा F2 अपॉन A2। सो बस F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, इसको तुम किसी भी तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे अगर F2 के लिए तुम्हें फॉर्मूला बनाना है तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A2 बाय A1, या फिर अगर इसको F1 अपॉन F2 के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। ऐसे नहीं समझ में आया हो तो इसको तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो दैट हम लोग अगर कुछ इस तरह का एक सेटअप लें जहाँ पे हमारे पास में दो इस तरह सिलेंडर शेप बन के आ रहे हैं और उसके अंदर हमने दो पिस्टन लगा रखे हैं, एक पिस्टन का एरिया तुम्हारा सरफेस एरिया कम है और दूसरे पिस्टन का हमको दिख रहा है सरफेस एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। तो इस वाले छोटे पिस्टन पे हम कम फोर्स लगा के इस बड़े वाले पिस्टन पे ज्यादा वेट को भी रख के आराम से उठा सकते हैं। मतलब जिस पिस्टन का एरिया छोटा वहां पे फोर्स भी कम लगता है और जिस पिस्टन का सरफेस एरिया ज्यादा है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है, वहां पे फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होता है। यही हमारा कौन सा फॉर्मूला बता रहा था, ये वाला, एरिया कम फोर्स कम, एरिया ज्यादा फोर्स ज्यादा। तो ये यहाँ पे ऐसे केसेस में यूज होता है। जैसे अगर मान लो तुम्हें एक कार को ऐसे उठाना है, कई जगह तुमने देखा होगा जहाँ पे कार रिपेयर होती है या फिर कार वॉश होती है, वहां पे जब कार को ऊपर उठाना होता है, नीचे का हमें कोई पार्ट वहां पे बदलना है, तो कार को ऊपर उठाने के लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं एंड वो इसी प्रिंसिपल पे बेसिकली काम करता है। एंड ये हाइड्रोलिक प्रिंसिपल तुम्हारा और भी जगहों पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तुमने मशीन देखी होगी, ये तुम्हारी यूनिवर्सल मशीन है, कई कामों में काम आती है। इससे हम बिल्डिंग्स को डिमोलिश करते हैं एंड इस मशीन का ही यूज करते हुए तुमने वेस्ट को उठाते हुए भी देखा होगा। एंड इस मशीन से कई ज्यादा तुम्हारा मटेरियल एक्सकवेट किया जाता है, यानी कि माइनिंग में भी ये काम आती है। सो यहाँ पे जेसीबी मशीन है ये। सो इसके अंदर भी तुम देख सकते हो दैट यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर का सिस्टम एक लगा हुआ है एंड यहाँ पे कुछ पाइप्स तुमको दिख रहे होंगे। यहाँ पे मार्क करता हूँ तब तुम लोग देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा सिलेंडर है, ये तुम्हारा पिस्टन है जो कि इसमें मूव कर सकता है सिलेंडर के अंदर आगे पीछे, ठीक है। ये इधर भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, आगे पीछे दोनों इसका मोशन पॉसिबल है। एंड यहाँ पे देखो दो जगह से ऑयल की पाइप्स गई हैं, एक यहाँ से पाइप गई है इस तरह ये, और एक इधर से पाइप गई है इस तरह, ये सेकेंड पाइप। तो फर्स्ट पाइप सेकेंड पाइप, दो पाइप लगे हुए हैं। जब हमें पिस्टन को आगे मूव कराना होगा तब हम इस वाले पाइप में से ऑयल को पंप करेंगे तो ये पिस्टन आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर मान लो इस पिस्टन को हमें बैकवर्ड मूव कराना है तो हम आगे वाले पाइप में, जो ये तुम्हें काले कलर का पाइप, शायद रुको इसको मैं हटाता हूं तब दिखेगा, ये जो ब्लैक कलर का पाइप है इसमें से ऑयल को पंप करेंगे तो ये पिस्टन वापस से बैकवर्ड की तरफ इस तरह पुश किया जाएगा। एंड इसी तरह के सिलेंडर पिस्टन देखो, एक ये लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है ये सेकेंड, और एक और यहाँ पे लगा हुआ है, दो लगे हैं यहाँ पे ये दोनों, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा फोर्स हमको चाहिए। सो यहाँ पे टोटल तुम्हें 4 सिलेंडर और पिस्टन के कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। सो इस मशीन का हम बहुत जगहों पे इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल लागू होता है। यहाँ पे एक पंप लगा होता है जो ऑयल को पंप करता है इन सिलेंडर्स के अंदर, एंड पंप के थोड़े से फोर्स की मदद से, क्योंकि वहां तुम्हारा सरफेस एरिया कम होता है, वहां पे फोर्स भी कम लगता है। सो उस ऑयल पंप के थोड़े से फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे इन सिलेंडर्स के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है। सो इन पिस्टन और सिलेंडर्स की मदद से हम कहीं ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो यही होता है हमारा हाइड्रोलिक मशीन्स का प्रिंसिपल, जो कि तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। सो यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट साइजेस के सिरिंजेस लिए हैं, एक पतला सिरिंज है और एक मोटा सिरिंज है, और दोनों ही सिरिंजेस के अंदर पानी भर के मैंने उनको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है। और जो ज़्यादा सरफेस एरिया वाला सिरिंज है उसके ऊपर मैंने लोड को रखा है, एंड जिस पिस्टन का साइज़ पतला है यानी कि पतला वाला सिरिंज है उसके पिस्टन को मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ अंदर की तरफ। इससे वाटर पुश हो रहा है एंड प्रेशर क्रिएट हो रहा है अंदर। एंड तुम लोग देख सकते हो जो मोटा वाला सिरिंज है उसका पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, वापस खींचने पे अगेन वो पिस्टन नीचे आएगा, एंड फिर पतले वाले सिरिंज पे फिर से जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो अगेन लोड ऊपर जाएगा। सो अब ऐसा करने का हमें फ़ायदा क्या होता है? ऐसा करके हम पतले पिस्टन पे कम फोर्स लगा के बहुत ज़्यादा भारी सामान भी आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम फोर्स की मदद से हम भारी सामान को भी उठा सकते हैं। ये फ़ायदा होता है एक हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ करने का। सो आई होप अभी तुम लोग को ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। सो चलो इसके ऊपर अभी हम लोग एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, एंड यहाँ पे ये रहा हमारा क्वेश्चन, रीड करते हैं इसको। सो क्वेश्चन इज A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. So यहाँ पे एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट है जो कि ऑटोमोबाइल्स को उठा सकती है। Is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. तो ये मैक्सिमम तुम्हारी 3000 किलो की कार को उठा सकती है, ये हमको दिया हुआ है।
आगे है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पिस्टन का हमको सरफेस एरिया दे रखा है और हमें मास दे रखा है कार का, कितना मैक्सिमम मास कार का उठा सकता है हमारा सिलेंडर पिस्टन। आगे है व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। तो स्मॉलर पिस्टन को मैक्सिमम कितना प्रेशर बियर करना पड़ेगा ये हमको निकालना है। तो बेसिकली तुम्हें सिर्फ प्रेशर निकालना है, क्योंकि जब एनक्लोज लिक्विड होता है तो जितना प्रेशर बड़े वाले पिस्टन पे लग रहा होगा उतना ही प्रेशर तुम्हारा छोटे वाले पिस्टन या फिर पंप पे भी लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बस निकाल लो, उतना ही तुमको करना है। तो कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है वी नो दैट प्रेशर इज सेम एट बोथ दी पिस्टन्स। ठीक है, प्रेशर सेम रहेगा एनक्लोज लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे, ये हमने अभी पढ़ा था। सो यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया का। फोर्स बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, F इज इक्वल टू mg, एंड नीचे रखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमको यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में डायरेक्टली। तो बस मास हमको दे रखा है 3000 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड अपॉन में एरिया हमको दे रखा है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 425 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, दो बार 100 से डिवाइड करोगे यानी कि 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.92 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल। इतना प्रेशर अप्लाई होगा कहीं ना कहीं सिलेंडर और पिस्टन पे। सो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े वाले पिस्टन पे जितना भी प्रेशर लग रहा होगा सेम प्रेशर छोटे वाले पिस्टन पे भी लगेगा, बिकॉज छोटे वाले पिस्टन पे हम अप्लाई करेंगे फोर्स या फिर जो भी वहां पे मशीन लगी होगी वो अप्लाई करेगी फोर्स, बट प्रेशर सेम रहेगा पूरे इनक्लोज्ड फ्लूइड में। सो छोटे वाले पिस्टन पे भी प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर इतना ही लगेगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन इज 6.92 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। सो आई होप तुम लोग को पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विदाउट नीडल्स, बिना नीडल्स के 2 सिरिंज हैं, इनको हमने फिल कर दिया है वाटर से एंड वी हैव कनेक्टेड विद अ टाइटली फिटेड रबर, जो अभी मैंने तुम लोग को शो किया था एग्जांपल, एंड वहां पे मैंने 2 सिरिंज लिए थे, उनको पाइप से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया था, वही यहाँ केस है। फिर आगे diameters of smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter। जो diameter है स्मॉलर पिस्टन और बड़े वाले पिस्टन का, उनका तुमको यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर से ध्यान रखना, इनको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी। फिर आगे फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ प्रेशर नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। प्रेशर सेम रहता है इनक्लोज लिक्विड में, लेकिन फोर्स अलग अलग लगता है दोनों पिस्टन्स के ऊपर। तो हमको फोर्स बताना है कि लार्जर पिस्टन पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा जब when a force of 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। जब 10 न्यूटन का फोर्स छोटे वाले पिस्टन पे लगाया तो बड़े पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। तो बस जो जो चीजें गिवन है वो देख लो। स्मॉलर पिस्टन का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। बड़े वाले पिस्टन का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 था, 2 से डिवाइड कर दिया, 1.5 आ गया। अब बस यहाँ पे फर्स्ट छोटे वाले पिस्टन पे कितना फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो बड़े वाले पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा ये हमको निकालना है। तो बस यहाँ पे सिंपल यूज कर लो पास्कल्स लॉ का। पास्कल्स लॉ क्या था, P1 इज इक्वल टू P2, यानी कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। याद करने की भी जरूरत नहीं है, P1 इज इक्वल टू P2 सिंपल होता है। प्रेशर का फॉर्मूला अगर आता है F अपॉन A तो बस वही रख दोगे, यहाँ पे बन गया पास्कल्स लॉ। अब यहाँ पे F2 का वैल्यू हमें निकालना है, तो F2 के लिए फॉर्मूला बना लो। ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A2, इधर आके मल्टीप्लाई में ऊपर लग जाएगा, F1 मल्टीप्लाई बाय A2 बाय A1। सबका वैल्यू हमें पता है, वैल्यू रख दो यहाँ पे। F1 का वैल्यू 10 न्यूटन है। एरिया के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे सर्कुलर शेप ले लो, है ना, बिकॉज पिस्टन है, पिस्टन तुम्हारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कट करोगे क्रॉस सेक्शन उसका तो वो तुम्हारा सर्किल शेप में आता है। तो यहाँ पे सर्किल का एरिया हम ले लेंगे जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले सरफेस का एरिया ये हो जाएगा बड़ा वाला रेडियस, यानी कि लार्ज पिस्टन का रेडियस यहाँ लोगे पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऊपर नीचे सेंटीमीटर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा।
और नीचे यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर छोटे वाले पिस्टन के एरिया के लिए। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा बहुत कैंसिलिंग करेंगे एंड ये हमारा आ जाएगा 90 न्यूटन। तो बड़े वाले पिस्टन पे टोटल कितना फोर्स लगेगा? 90 न्यूटन। सोच के देखो, छोटे वाले पिस्टन पे 10 न्यूटन फोर्स की मदद से हम बड़े वाले पिस्टन पे 90 न्यूटन का फोर्स आराम से लगा सकते हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इसलिए हम कई जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर हाउ डज द लार्ज पिस्टन मूव आउट। तो अगर छोटे वाले पिस्टन को हमने 6 सेंटीमीटर मूव किया है, सो लार्ज पिस्टन कितना मूव होगा ये हमको बताना है। ठीक है, मोमेंट तो कम होगा ना, फोर्स अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वर्क मैंने लिख दिया है बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाने वाले हैं। एनर्जी और वर्क यहाँ पे सेम मान लो, तो यहाँ पे वर्क इन फर्स्ट केस छोटे वाले पिस्टन पे जो वर्क होगा वही ट्रांसमिट होगा सेकंड वाले पिस्टन पे वर्क के फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्क हमारा हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगा पिस्टन पे और पिस्टन ने कितना मूवमेंट किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये हो जाएगा F1 इंटू S1 इज इक्वल टू सेकंड वाले बड़े पिस्टन पे कितना वर्क लगेगा, वो हो जाएगा तुम्हारा F2 इंटू S2। बस यहाँ पे जो जो चीजें दे रखी हैं वो चीजें रख दो। हमें फर्स्ट पिस्टन छोटे वाले पिस्टन पे फोर्स पता है 10 न्यूटन का लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 6 सेंटीमीटर का रख दिया। सेकंड पिस्टन पे फोर्स कितना लग रहा है वो हमने जस्ट अभी निकाला 90 न्यूटन, वो रख दिया। सेकंड वाला पिस्टन कितना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा वो हमें निकालना है S2। तो बस S2 निकाल लो यहाँ से। S2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 90। इसको सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा 0.67 सेंटीमीटर, बिकॉज ये सेंटीमीटर में दे रखा था डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा। 0.67 सेंटीमीटर तुम्हारा दूसरा यानी कि बड़ा वाला पिस्टन मूव करेगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर से पूछ सकते हो। वैसे तो आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में। एंड इसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, एंड ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन अब तुम लोग को करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ो। वैसे काफी इजी क्वेश्चन है एंड तुम सही बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके निकाल के कमेंट में लिख के जरूर से बताना है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एंड सॉल्व करके इसका आंसर सभी लोग नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। सो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है एंड आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं तुम लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड जितनी भी चीजें मैंने तुम लोग को इस वीडियो में बताई हैं वो सारी की सारी चीजें तुम लोग को अच्छे से समझ में आई होंगी। सो इसके बाद अभी अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2, जहां पे हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड्स के बारे में। सो अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर से क्लिक करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। सो इसी के साथ चल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड हाँ, इस चैप्टर के अगर तुम लोग को नोट्स चाहिए तो उसके लिए तुम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इस वीडियो के, एंड इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो के भी जो नोट्स होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करूंगा। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।